हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीरज त्यागी सर से। क्वेश्चंस कुछ लर्नर स्पेसिफिक होने वाले हैं, मगर उससे पहले ये बता दूं कि नीरज त्यागी सर का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने अभी 2 दिन पहले देखा होगा। मोहित भार्गव सर ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था, तो उससे साफ पता चल जाता है यार कि ये फिजिक्स के एजुकेटर हैं। सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। सर, कुछ लर्नर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेरे आज आपसे, जो मैं चाहूँगा कि आपसे ही जवाब मिले, राइट। सो सर, पहला सवाल जो मेरा ये है कि एग्जैक्टली मुझे ये पता चला है कि आप अभी 4 साल भुवनेश्वर में रह के आए हैं, राइट। सो कोटा वापस आके कैसा लग रहा है सर? ओबियसली सर, कोटा मेरी कर्मभूमि रही है, तो कोटा आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना प्रफुल्लित हो रहा था मैं जब मैं पहली बार कोटा में रेलवे स्टेशन से जब आया, उसका फ़ोटो खींचा मैंने, वहाँ पे जो देखा सीन, जब बैनर्स लग रहे थे, तो रियली आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे जब बच्चे देखता हूँ, जब मैं यहाँ से अपने घर जाता हूँ, तो जब मैं कार का हॉर्न बजाता हूँ, इस साइड भी बच्चे उस साइड भी बच्चे, वो एक जो सीन होता है ना, वो तो दिल को एकदम छू जाता है। तो कोटा आने का मेरा मेन पर्पज़ जो पूरा हुआ था बच्चों को देख करके, बट रियली आई एंजॉय इट, और बहुत प्रफुल्लित हूँ उसको देख करके। जी, थैंक यू। मतलब कोटा में हमने जो ऑब्जर्व किया है सर, बहुत डिफरेंट माहौल रहता है। बिल्कुल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज़, देयर इज़ नो एनी कंपेरिजन। जी। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा पहले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज कि भुवनेश्वर और कोटा दोनों में आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रहे हैं, तो सर ये जानना चाहूँगा कि भुवनेश्वर और कोटा दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? एक्चुअली अगर भुवनेश्वर को भी देखा जाए तो वो भी उड़ीसा का एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है, वहाँ पर भी अभी एजुकेशन का काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। बट चूंकि वो भी न्यू फास्ट ग्रोइंग सिटी है, न्यू वहाँ पर एजुकेशन के आयाम स्थापित हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर का जो बच्चा है या जो स्टूडेंट्स है या पेरेंट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स जो होते हैं वो बोर्ड स्पेसिफिक होते हैं कि पहले हमारा बच्चा बोर्ड तैयारी करेगा, उसके बाद फिर कंपटीशन में जो भी होगा वो देखा जाएगा। कोटा में क्या है सर, आप जानते हैं एजुकेशन सिटी है, तो यहाँ पर बच्चे सिर्फ कंपटीशन के लिए ही बच्चे आते हैं, तो कंपटीशन स्पेसिफिक सिटी के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो माइंड सेट है, मुझे लगता है इसी माइंड सेट के कारण से कोटा का रिजल्ट मच बेटर होता है। जी सर, इसी में जुड़ता हुआ एक अगला सवाल जो है, अगेन थोड़ा सा पर्सनल है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क दिस। अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? वैसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली कोटा मेरी देखो कर्म भूमि है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज़ को, तो मेरे को कोटा तो वापस आना ही था किसी भी कंडीशन में। एक तो ये भी रीज़न था। दूसरा रीज़न मेरे कुछ फैमिली इशूज़ थे जिनके कारण से मैं अब दूसरी सिटी में नहीं रह पाता था। आई हैव 4 ईयर किड, तो उसके कारण से मुझे उनको उसकी केयर करने के लिए मैं अकलौन इनेबल मतलब कैपेबल नहीं था कि उसको केयर कर सकूँ। हाँ, वो एग्जैक्टली पास तो है नहीं कि एग्जैक्टली। दूसरा रीज़न क्या था कि ये जहाँ से हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया पहले, जिसमें प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जिसमें था, तो हम जितने भी फ्रेंड्स ने एक साथ जहाँ पर ज्वाइन किया था, वो सारे के सारे पहली अनअकैडमी में आ चुके थे। तो वो बार बार फ़ोन मतलब करते, और एक्चुअली मैं भी जब वो यहाँ पर अनअकैडमी में आ गए, मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं थे, तो मैं भी वहाँ पर अलोन फील कर रहा था। तो और दूसरे जो यहाँ पर हेड कर रहे हैं मिस्टर मोहित भार्गव सर, तो वो मेरे मेंटर हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो सर की हेड लीडरशिप में काम करने का मौका मिला, तो रियली मेरे लिए प्रिविलेज था। तो यही 2 रीजन थे सर। तो मतलब यू आर फीलिंग गुड कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टीम, जो आपकी पुरानी टीम थी, उनके पास आप वापस आ गए हैं। उन कलीग के साथ काम करने में बहुत मजा आया। जी सर, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि अभी तक आपने सिर्फ स्टार बैचेस लिए हैं, तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि अनअकैडमी में भी आप सिर्फ स्टार बैचेस ही लेंगे, और जो मतलब थोड़े से जो जिसे हम मीडियोकर लर्नर्स बोलते हैं, उनको आपसे पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। भुवनेश्वर में भी मैंने हर टाइप के बच्चे को डील किया था, चाहे ओलंपियाड लेवल का बच्चा हो, चाहे कंपटीशन आईआईटी स्पेसिफिक बच्चा हो, मैं दोनों को ही पढ़ाता हूँ। मीडियोकर लर्नर नहीं, जो बेसिक लर्नर होते हैं, मैंने उसको भी पढ़ाया है। यहाँ पे भी मैंने जो कल से बहुत 5 बैच स्टार्ट हुए हैं मेरे, उसमें से कम 4 बैच ओबियस एकदम मीडियोकर लर्नर ही हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है वो स्टार बैचेज हैं, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बच्चा जिस एफिशिएंसी के साथ आ रहा है मेरे से पढ़ने के बाद उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव, वो व्हाट एवर इज योर हर एफिशिएंसी। तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है। बाकी लर्नर्स बहुत मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। मतलब वही है सर कि अगर लर्नर 100% देता है, तो जो उसका एजुकेटर है या जो उसका टीचर है, वो ऑब्वियसली 200% देता है, राइट? जी 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 सर, इसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने अभी करंट लर्नर्स के बारे में बात कर ली, अगले साल के जो हमारे नए लर्नर्स आने वाले हैं, उनके लिए क्या प्लान्स हैं? कौन से नए बैचेस हम लोग लेकर के आ रहे हैं सर?
अभी जो अपकमिंग बैचेज हमारे जो आ रहे हैं, तो जो जनवरी में हम लोग एडवांस एक्सेल बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें जो बच्चे अभी 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में, वो जनवरी से एडवांस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए भी मेरा बच्चों को यही मैसेज रहेगा कि बच्चों जहाँ पर भी आप अभी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके टॉपिक चल रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, और जो भी जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म होता है 11th का, वहाँ तक पढ़िए। उसके बाद में हम 11th का रिमेनिंग सिलेबस और 12th वाला हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो 11th के बैचेज हैं, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, हमारा जो ग्रोथ बैच है वो हमारा फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों में हमारे ग्रोथ और एक्सेल बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे अगर जनवरी एडवांस से एडमिशन लेने से रह जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फेब या मार्च वाला जो हमारा एक्सेल है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जी। और जहाँ तक मुझे पता है सर, कुछ डेटा मैं लिख करके लेके आया था, तो एग्जैक्टली आप लोगों को ये बता देता हूँ कि 11th जो हमारा ग्रोथ बैच है वो हम अप्रैल में शुरू करने वाले हैं, राइट। फिर एक्सेल जो हमारा 12th के लिए बैच रहता है वो हम जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल में शुरू करने वाले हैं। 3 अलग अलग बैचेस के डेट्स हैं सर ये। और 11th प्लस 12th वाले जो बच्चे हैं जो 2 साल का कोर्स एनरोल करना चाहते हैं, उनका जो बैच है वो भी हम अप्रैल में शुरू करेंगे, राइट। तो सर ये सारी चीज़ें तो हो गई, बैच लॉन्च हो गया, आपका वेलकम हो गया। एक जो चीज़ बहुत जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जैसा मैं वीडियोस में देख रहा हूँ, जो एक वीडियो जो आपका लॉन्च हुआ उसमें काफ़ी प्यार आपको मिला है, राइट। तो सर बच्चों के लिए कोई एक खास मैसेज, इस साल वाले बच्चे भी और अगले साल जो बच्चे आपके साथ जुड़ने वाले हैं उनके लिए कोई खास मैसेज? एक्चुअली बच्चों, मैं पहले भी हमेशा जब से टीचिंग करियर स्टार्ट किया, मैंने हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए कि डियर लर्नर्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपका सिलेक्शन होना और नहीं होना, उस दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, नहीं होता है तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो हमको सिर्फ क्या करना होता है, अपनी कैपेसिटी का बेहतरीन यूज करना होता है। वी हैव टू अप्लाई अवर एफिशिएंसी टू बेस्ट अवर कैपेसिटी, यही हमको करना होता है हमेशा। इसमें जो एक इंग्लिश फ्रेज भी है शायद, वो कुछ इस तरीके से आता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, राइट। तो जो भी आप करेंगे वो आपके खुद के एक्शंस की वजह से होगा, है ना। टीचर्स जो मैं मानता हूँ कि भाई मेंटोर्स होते हैं, हम आपको या बच्चों को सिर्फ गाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमारा काम है गाइड करना, वो हम करते रहेंगे। एंड यार ये थे नीरज त्यागी सर, इनके साथ बैठ करके हमने जाना कि इस साल के लर्नर्स और अगले साल जो हमारे साथ लर्नर्स जुड़ने वाले हैं उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, कौन कौन से बैचेस लाने वाले हैं। और भी ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।